जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान संशोधन टॉपिक के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपको जानना होगा कि संविधान संशोधन क्या है। देखो, जब हमारे देश का संविधान बना उस समय जिसने संविधान बनाया मतलब संविधान बनाने वाले लोगों को पहले से ही पता था कि समय समय पर जरूरत के हिसाब से संविधान में नए कानून और नियम जोड़ने और घटाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए संविधान बनाने वाले लोगों ने संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी और संविधान संशोधन करने की व्यवस्था करी गई। तो संविधान संशोधन के बारे में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे कहा जाएगा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस भाग में है। तो संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करी गई हैं। यानी कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। ठीक है। और इसके तहत जो संसद है वो संविधान में नए उपबंध जोड़कर या फिर हटाकर बदलाव कर सकती है संविधान में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका देश से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है। और अभी तक हमारे संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है। अब जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख ये संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किस संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया? तो मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास में है। और संसद की ये जो शक्ति है एक संवैधानिक शक्ति है और संसद को ये संवैधानिक शक्ति दी गई है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था सीजीएल के एग्जाम में। देखो, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था गोकलनाथ केस 1967 में। ठीक है। और इससे क्या हुआ? तो इससे संसद की जो शक्ति है उस पर सवाल उठ गए। ठीक है। इसके बाद फिर 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में और इस संशोधन ने स्पष्ट कर दिया कि संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण संवैधानिक शक्ति है। ठीक है। पूर्ण संवैधानिक शक्ति दी गई संसद को। लेकिन बाद में जो मूल संरचना वाला प्रश्न था, ठीक है, उसकी भी सीमा तय की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस किस केस में कहा, यह पूछा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में कहा कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती, यानी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हो सकता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है। बाकी ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार। और रूस से क्या लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य जो हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करी गई है। तो बताओ कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और संविधान में संशोधन करने का जो विशेष अधिकार है वो केवल संसद को दिया गया है। और संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, एक साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति के द्वारा। ठीक है। देखो, संविधान संशोधन हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये फैक्ट हमेशा याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केशवानंद भारती केस 1973 में कि जो संसद है ये संविधान संशोधन कर सकती है, पूर्ण शक्ति इसको दी गई है, लेकिन मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं, यदि आप इसी प्रकार से वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की
3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं जो आपके सिलेक्शन में रामबाण साबित होंगी। जो हमारी पहली ई बुक है ये करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें आपको करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे एकदम अपडेट, और इसी में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जो दूसरी हमारी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी और साइंस भी मिल जाएगा। और साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, यानी कि दोस्तों जितने भी बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे। जो हमारी तीसरी पीडीएफ है वो है साइंस की, ठीक है। इन तीनों ई बुक को आप एक साथ परचेस कर सकते हैं, और यदि आप एक साथ इन तीनों ई बुक को परचेस करते हैं तो मैंने इनके लिए एक ऑफर रखा है। केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट कहाँ पर करना है, आप चाहें तो इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, ये हमारा फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है, या फिर डायरेक्टली आप इस क्यूआर कोड पर भी पेमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होता है 5 सेकंड के अंदर हम ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर देंगे। तो सिलेक्शन के लिए और रिवीजन के लिए इन ई बुक को आप ज़रूर परचेस करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ शुरू की जा सकती है। तो देखो संशोधन की जो पहल है ये संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, ठीक है। बताओ भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ। अब पहली बार संशोधन की बात करें तो ये 1951 में हुआ था, ठीक है। पहला संशोधन जो है ये 1951 में हुआ था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा ये संशोधन लाया गया था, और इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया, भूमि सुधार जो कानून है, ठीक है, उनको न्यायिक समीक्षा से बचाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। पहले एक व्यक्ति केवल एक ही राज्य का या तो राज्यपाल होगा या फिर उपराज्यपाल होगा, लेकिन दोस्तों 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1956 में, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक या फिर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। और एक अनुच्छेद आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 153, इसके अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल हो। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त करके उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया। तो देखो पहले जो राज्य हैं वो 4 वर्गों में विभक्त थे, ABCD, है ना। इनको समाप्त करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों जो 7वां संविधान संशोधन है ये 1956 में हुआ था, और इसमें कई सारे प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला प्रावधान जो राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन था, का, खा, गा, घा या फिर ABCD, इसको समाप्त किया गया और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। दूसरा प्रावधान क्या हुआ इस संशोधन के द्वारा, तो एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा प्रावधान हुआ 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट होगा। चौथा प्रावधान क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का क्षेत्र विस्तार। और अगला प्रावधान हुआ लोकसभा सीट की संख्या में वृद्धि हुई। पहले सीट थी 500 और फिर 500 से कितनी कर दी गई, 525। तो याद रखना दोस्तों लोकसभा सीट कब कब बढ़ाई गई हैं, एक तो 7वें संशोधन के द्वारा जो मैं आपको बता रहा हूं 500 से सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर देगी, 525। और इसके लिए एक हुआ था 31वां संशोधन, इस कब हुआ था 1973 में, और इसमें 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 545, ठीक है। और अभी वर्तमान में कितनी है, तो अभी वर्तमान में 543, क्योंकि इसमें 2 एंग्लो इंडियन होते थे, तो एंग्लो इंडियन का जो प्रोसेस है वो खत्म कर दिया है, तो वर्तमान में है 543। आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा SC, ST और एंग्लो इंडियन समुदायों का 10 वर्षों के लिए यानी कि 1970 तक के लिए आरक्षण बढ़ाया गया। तो सभी को पता होगा जब अपना संविधान बना तब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए,
यानी कि 1960 तक के लिए, ठीक है। और जैसे ही 1960 आया तो एक संशोधन किया गया, 8वां संविधान संशोधन, और इसके तहत ये जो आरक्षण की अवधि है ये बढ़ाकर 1970 हो गई, ठीक है, याद रखना दोस्तों। तब से ये अवधि लगातार बढ़ रही है और इसके लिए कई संशोधन हो चुके हैं, तो यहाँ से प्रश्न ही बनते हैं। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एससी एसटी और एंग्लो इंडियन समुदायों का जो आरक्षण बढ़ाने के लिए संशोधन किए गए हैं उनकी मैंने सूची लगाई है। पहली बार अवधि बढ़ाने के लिए संशोधन हुआ था 8वां संशोधन 1960 में, और इसकी अवधि बढ़ाकर 1960 से 1970 करी गई। फिर 23वां संशोधन हुआ 1969 में, और यह अवधि 1980 तक बढ़ाई गई। फिर 45वां संशोधन हुआ 1980 में, और यह अवधि बढ़ाकर 1990 तक बढ़ाई गई। फिर 62वां संशोधन हुआ 1989 में, तब यह अवधि बढ़ाकर 2000 तक बढ़ाई गई। फिर हुआ 79वां संशोधन 1999 में, तब यह अवधि 2010 तक बढ़ाई गई। फिर 95वां संशोधन हुआ 2009 में, तब यह अवधि 2020 तक बढ़ाई गई। फिर हुआ दोस्तों 104वां संशोधन 2019 में, तब क्या हुआ इसको थोड़ा सा समझना होगा। 104वां संशोधन जब हुआ तो इसमें क्या हुआ, एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है ये 2020 से बढ़कर हो गया 2030, 10 वर्षों के लिए अवधि बढ़ा दी, बराबर है। लेकिन जो साथ में एंग्लो इंडियन समुदायों का रिजर्वेशन चल रहा था लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन की जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी, जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, इस प्रोसेस को खत्म कर दिया गया। याद रखना 104वां संशोधन ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करके उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। तो दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। फिर बताइए दोस्तों 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। तो इसमें दोस्तों प्रावधान किया गया उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करी गई, ठीक है, याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 11वां संविधान संशोधन 1961 में कुछ मुख्य प्रावधान किए गए हैं। जो पहला प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना होता था, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के स्थान पर निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करी गई। और दूसरा प्रावधान क्या हुआ, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरा प्रावधान हुआ राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। ये 3 मुख्य प्रावधान 11वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। फिर बताओ किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। फिर बताओ दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। तो 13वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया और इसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां संविधान संशोधन 1962 से संबंधित कौन सा प्रावधान सही है। तो हम देख लेते हैं। देखो नंबर 1 प्रावधान लिखा है पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। नंबर 2 पे लिखा है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुदुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की व्यवस्था करी गई। तो ये दोनों प्रावधान जो हैं बिल्कुल सही हैं, मतलब ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। बताइए किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो देखो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। देखो दोस्तों भाषा से संबंधित जो संशोधन है मैंने उन सभी को एक ही जगह पर लिख दिए हैं। तो आप लोग याद रखना मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं, परंतु जो है अभी कितनी भाषाएं हैं, तो अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ये 14 से 22 भाषाएं कैसे हो गई, इसके लिए कितने संशोधन किए गए,
वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 21वां संशोधन हुआ था 1967 में, और सिंधी भाषा को जोड़ा गया, मतलब सिंधी जो है ये 15वीं भाषा बनी। ठीक है। फिर 71वां संशोधन हुआ और इसमें जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कब हुआ? 1993 में। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। हम ऐसा याद रखते हैं कि जो नमक है, ना माँ का, यानी कि नमक का मतलब ना मतलब नेपाली, माँ मतलब मणिपुरी और का मतलब कोंकणी, 71 रुपये किलो है। मतलब ये 3 भाषाओं जोड़ने के लिए 71वां संशोधन किया गया। ठीक है। तब कितनी हो गई? तब 15 और 3 हो गई 18 भाषा। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, तब 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? BDMS, मैथ का फॉर्मूला है ना। बी मतलब बोडो, डी मतलब डोंगरो, एम डोंगरी, एम मतलब मिथिला और एस मतलब संथाली। तो 18 + 4 टोटल कितनी भाषाएं हो गई? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हो गई। और ये 14 से 22 कैसे कैसे हुई हैं, कौन कौन से संशोधनों से, ये पूछा ही जाता है, इसलिए मैंने सभी संशोधन एक ही जगह पर लिख दिए हैं। बताओ किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया? तो असम से अलग करके मेघालय राज्य को बनाया गया 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा। फिर बताओ किस संविधान संशोधन में संसद को संविधान में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है? तो मैं बता चुका हूं कौन से संशोधन में दिया गया है। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है संसद को संविधान में संशोधन करने की संवैधानिक शक्ति या फिर स्पष्ट अधिकार दिया गया है। बताओ किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो किस संशोधन के द्वारा यह किया गया? 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1973 में हुआ था। याद रखना, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। फिर बताओ किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया? तो सिक्किम को भारतीय संघ में जोड़ा गया और सिक्किम 22वां राज्य बनाया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। देखो शुरू में सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि सिक्किम एक संरक्षित राज्य था। ठीक है। फिर 35वां संशोधन हुआ 1974 में और सिक्किम को भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट बनाया गया। बाद में 36वां संशोधन हुआ 1975 में और इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों को न्यायालय में चुनौती ना देने योग्य बना दिया गया? तो दोस्तों एक संशोधन हुआ 38वां संविधान संशोधन 1975 में और इसमें 2 प्रावधान किए गए। एक तो जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और दूसरा राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं इसको भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। और ये 2 प्रावधान लाए गए 38वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर बताओ दोस्तों 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें दोस्तों जो है राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु सीमा है ये 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? दोस्तों ये जो संशोधन अधिनियम है ये स्वर्ण समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था, याद रखना। और 42वें संविधान संशोधन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? 42वें संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था कर दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो हैं ये मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, ये स्पष्ट कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। मैं बिल्कुल कंप्लीट डिटेल से आपको समझा देता हूं। देखो दोस्तों एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74(1), और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है ये राष्ट्रपति को कर्तव्यों के पालन में सहायता और सलाह देगी। ये कहा गया है अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में। ठीक है। लेकिन दोस्तों इस अनुच्छेद में एक भ्रम है। क्या भ्रम है? कि मंत्रिपरिषद ने जो सलाह राष्ट्रपति को दी है क्या राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी है या फिर नहीं,
ये भ्रम है दोस्तों इस अनुच्छेद में, और इसी भ्रम को दूर करने के लिए 42वां संशोधन किया गया 1976 में। और इस संशोधन ने जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दी है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बन जाती है। ठीक है। फिर दोस्तों एक और संशोधन हुआ, कौन सा? 44वां संशोधन 1978 में, और इसमें जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। देखो राष्ट्रपति बाध्य तो हैं ही, सलाह तो माननी पड़ेगी, लेकिन भैया यदि राष्ट्रपति जी को लग रहा है कि नहीं ये तो बिल्कुल गड़बड़ सलाह आपने दी है, तो एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्रिपरिषद के पास वापस लौटा सकते हैं। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को दोबारा वही सलाह भेजता है तब राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही होगा। ठीक है। देखो दोस्तों मेरी कोशिश रहती है बिल्कुल सरल से सरल भाषा में आपको समझा दूं, ताकि आपका ये कन्फ्यूजन जो है वो लाइफ टाइम के लिए दूर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया? तो दोस्तों संसद जो भी संविधान संशोधन करती है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये प्रावधान भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया? तो देखो मूल संविधान में कहीं पर भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान में एक समिति बनी, स्वर्ण सह समिति। ठीक है। और इस समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन हुआ, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाग जोड़ा गया संविधान में, भाग 4 का, और एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का। ठीक है। और इनको जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या तो 11 है, तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहाँ से आ गया? देखो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और इसमें वर्णन किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो याद रखना जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये भी पूछा जाता है कि किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और उसमें क्या प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। मैं ऐसे याद रखता हूँ, सपा, एस मतलब समाजवादी, पी मतलब पंथनिरपेक्ष और आ मतलब अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। फिर बताओ किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखे गए? तो दोस्तों ये सारे विषय निकालकर समवर्ती सूची में रखे गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। समवर्ती सूची मतलब जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। बताओ निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर बताओ किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया? यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं के जो सदस्यों का कार्यकाल है ये 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन इसके जस्ट बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ और ये आयु जो है वापस से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन में कई सारे संशोधन हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। फिर मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। हमारे जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। फिर क्या किया गया? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बनाया गया। ठीक है। और फिर एक प्रशासनिक अधिकरण हुआ था, इसके लिए अनुच्छेद 323A और 323B जोड़े गए और इसके द्वारा अधिकरणों का प्रावधान किया गया। ठीक है। फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें निश्चित की गईं। फिर संविधान संशोधनों को न्यायिक समीक्षा यानी कि जांच से बाहर रखा गया, यानी कि जो भी संविधान संशोधन हुए हैं वो जांच का विषय नहीं है। ठीक है। उसमें
जांच से बाहर रखा जाएगा उसको। फिर नेक्स्ट हुआ, न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित की गई, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। फिर आठवां क्या प्रावधान था, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। लेकिन अभी जो 44वां संशोधन हुआ, आगे हम पढ़ेंगे, उसमें ये कार्यकाल वापस से रिवर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 42वें संविधान संशोधन में इस कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। और फिर हुआ 44वां संशोधन, तो कार्यकाल को फिर से घटा दिया गया, 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर बताओ, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? तो देखो, अनुच्छेद है 352, ठीक है, और इसके तहत पूरे देश में 3 स्थितियों पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। पहली स्थिति क्या है? तो पहली स्थिति है युद्ध, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है? तो दूसरी स्थिति है बाह्य आक्रमण, ठीक है। और 1978 के पहले तीसरी स्थिति हुआ करती थी आंतरिक अशांति, ठीक है। लेकिन अभी जो है तीसरी स्थिति क्या है? सशस्त्र विद्रोह है, ठीक है। और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो है, इसका प्रावधान किस संशोधन में किया गया? ये भी 44वें संविधान संशोधन में किया गया, ठीक है। और आंतरिक अशांति शब्द को क्यों हटाया गया? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इसका दुरुपयोग किया था, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। फिर बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब संपत्ति का अधिकार जो है वह एक कानूनी अधिकार है। बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो ये भी प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। जो हमारा मूल संविधान है, ठीक है, उसमें 7 मौलिक कर्तव्य थे, हमारी फंडामेंटल राइट कितने थे? 7। फिर 44वां संविधान संशोधन होता है और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 आ में एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर हो गई है 6, और ये संशोधन हुआ था मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो ये प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर बताओ दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करी गई? तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करी गई 51वें संविधान संशोधन 1984 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? तो दोस्तों, दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों, 53वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। फिर बताओ, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर बताओ, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों यानी कि एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 57वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया? तो राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। फिर बताओ दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 5 स्टार लगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हजारों बार रिपीट होता है।
तो दोस्तों पहले वोट डालने की उम्र हुआ करती थी 21 वर्ष, इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। फिर बताओ किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये प्रावधान किया गया 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। फिर बताओ किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीआर किया गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। फिर बताओ दोस्तों किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था करी गई। तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। ये 69वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया। बताइए दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो ये प्रावधान दोस्तों किया गया 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। बताइए किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मैंने आपको कुछ बताया था, नमक 71 रुपये किलो है। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर बताओ दोस्तों किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों 73वां संशोधन हुआ, ठीक है, और इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है। बताइए किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वां संशोधन के द्वारा क्या किया गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। मैं आपको 2 संशोधन बता देता हूं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है 73वां संविधान संशोधन, तो इसमें क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, ठीक है, और इसमें 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए। और एक जीके का फैक्ट याद रखना, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे वो है राजस्थान, ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों 74वां संशोधन हुआ, ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और एक नया भाग 9 का जोड़ा गया और इसमें 18 कार्य क्षेत्र जोड़े गए। बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो वही पूछा गया क्वेश्चन घुमा फिराकर, 74वां संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करके 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब बताओ कि किस संशोधन के द्वारा किराया न्यायाधिकरण या फिर इसको किराया न्यायालय भी बोलते हैं, ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रावधान किया गया। तो रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करने का जो प्रावधान है दोस्तों, ये 75वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा SC/ST के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कि दोस्तों सरकारी नौकरियों में भी प्रमोशन की व्यवस्था करी गई SC/ST के लोगों के लिए, और इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ, 77वां संशोधन, ठीक है। कब हुआ, 1995 में। बताइए किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 1926 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था करी गई। तो दोस्तों एक संशोधन हुआ 84वां संविधान संशोधन, और इसमें जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटें हैं ये 2026 तक के लिए, जब तक परिसीमन नहीं होता है, ठीक है, तब तक के लिए इनकी सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये व्यवस्था करी गई 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। फिर बताओ दोस्तों किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई। तो देखो एक तो मैं आपको बता ही चुका हूं, कौन सा, 85वां संविधान संशोधन, ठीक है। एक और है
एक है 77वां संशोधन और एक 85वां। ये दोनों संशोधन जो हैं ये SC और ST के प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। बताओ, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा दोस्तों जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया है। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर को यानी कि सर्विस टैक्स को संघ सूची में शामिल किया गया? तो देखो दोस्तों, जो सर्विस टैक्स है या फिर सेवा कर है, पहले ये केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हुआ करता था। ठीक है, फिर 88वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और ये संशोधन होने के बाद अब इसको संघ सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ये जोड़ा गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और उनमें भी प्रधानमंत्री को काउंट करना होगा, और ये प्रावधान किया गया 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या 22 हो गई? तो मैंने आपको बताया था एक शब्द आपको याद रखना है, क्या? VDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में 91वां कौन सा संशोधन करके? तो 92वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाता है। फिर बताओ, किस संविधान संशोधन द्वारा सरकारी तथा निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में OBC के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखो, जितने भी हायर एजुकेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, OBC के लिए 27% आरक्षण दिया जाता है, और ये प्रावधान दोस्तों किया गया 93वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ, और इसके तहत अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 5 जोड़ा गया, और इसके द्वारा राज्यों को ये शक्ति मिली कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि OBC, SC और ST के लिए आरक्षण प्रदान कर सकें। ठीक है, और ये प्रावधान सरकारी और निजी शैक्षिक संस्थानों पर लागू हुआ, और इसी के आधार पर केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश आरक्षण अधिनियम 2006 लागू किया गया, जिसके तहत OBC को 27% आरक्षण दिया गया हायर एजुकेशन में। ठीक है, बताइए 97वां संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है? तो 97वां संविधान संशोधन जो है ये सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। इसके द्वारा जो सहकारी समितियां हैं इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और इस संशोधन में 3 प्रमुख बदलाव हुए। एक तो दोस्तों अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज C में संशोधन करके नागरिकों को सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया। फिर एक नया भाग जोड़ा गया। ठीक है, और अनुच्छेद 243 ZS से 243 ZT तक जोड़े गए। ठीक है, इस भाग में ये अनुच्छेद जोड़े गए जो कि सहकारी समितियों के संचालन से संबंधित हैं, और एक अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया जो कि राज्यों को सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है। फिर बताओ, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा विवाद को लागू किया गया? तो दोस्तों कौन सा संशोधन है ये? तो ये 100वां संविधान संशोधन है जो कि 2015 में हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ?
भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था, ठीक है। तो दोनों देशों के मध्य जो है कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ, मतलब कुछ क्षेत्र जो हैं वो भारत के बांग्लादेश में चले गए और कुछ बांग्लादेश के क्षेत्र कहाँ पर आ गए, भारत में आ गए, ठीक है। जो बांग्लादेश के क्षेत्र भारत में आ गए, ठीक है, उनको भारतीय नागरिकता अपन ने प्रदान करी और ऐसा ही बांग्लादेश के द्वारा किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से है। तो जीएसटी से संबंधित कौन सा संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था, ठीक है। और लागू कब हुआ दोस्तों, जीएसटी लागू कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कोई देश है तो उस देश का नाम है फ्रांस। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और राष्ट्रपति को ओबीसी के निर्धारण का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2018 में हुआ था। इसको हम कैसे याद रखेंगे, ओबीसी हमेशा ये दूसरे स्थान पर आता है। आप लिखो अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, जब भी लिखा है तो ओबीसी दूसरे स्थान पर लिखा जाता है, इसलिए 102वां संशोधन ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन के द्वारा करी गई। तो इसके लिए 103वां संशोधन हुआ कब, 2019 में। क्वेश्चन है, 104वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है। तो 104वां संशोधन लोकसभा में एससी एवं एसटी के आरक्षण से संबंधित है और राज्यों की विधानसभाओं में एससी एवं एसटी के आरक्षण से संबंधित है। तो ऊपर के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही लिखे हैं। अब 104वां संशोधन डिटेल की हम बात कर लेते हैं। 2019 में हुआ था और लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में एससी एवं एसटी के आरक्षण से संबंधित है ये संशोधन। और दोस्तों इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई, यानी कि एससी और एसटी का जो आरक्षण है इसकी अवधि बढ़ाकर 2030 तक करी गई। पहले ये अवधि कितनी थी, 2020 थी, ठीक है। और दोस्तों इसी संशोधन के द्वारा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता था तो इनके नॉमिनेशन की प्रोसेस को भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों हम बात करें कि लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 47 सीटें लोकसभा में रिजर्व करी गई हैं। तो याद रखना 104वां संशोधन एससी और एसटी के कार्यकाल को बढ़ाकर 2030 किया गया है और जो एंग्लो इंडियन थे जिनको नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा इनके नॉमिनेशन की प्रोसेस को खत्म कर दिया गया है। फिर बताओ किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी सूची तैयार करने में राष्ट्रीय आयोग की अनुमति लेने से छूट दी गई है। तो जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो ओबीसी की सूची तैयार कर सकते हैं, इसमें राष्ट्रीय आयोग की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी और इसके लिए किया गया 105वां संविधान संशोधन 2021 में, ठीक है। फिर बता दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 आ जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 334 आ जोड़ा गया 106वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो कि 2023 में किया गया। दोस्तों जो 106वां संविधान संशोधन है इस संशोधन को हम महिला आरक्षण बिल या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये अधिनियम जो है ये लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 कितना 1/3 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। यानी कि लोकसभा की और विधानसभाओं की सीटों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया जाएगा 15 वर्षों के लिए। एक बार आरक्षण दिया गया और ये कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा। और इस संशोधन के लिए संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 334A, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों ये लेटेस्ट वाला संशोधन है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए गए हैं या हो चुके हैं? तो अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं। और लेटेस्ट संशोधन कौन सा था? महिला आरक्षण बिल जो है ये लेटेस्ट संशोधन था। दोस्तों यहाँ पर संविधान संशोधन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट लाजवाब जरूर लगा होगा। लगा है ना? ईमानदारी से आप लोग चाहते हैं सिलेक्शन लेना, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना, तो हमारे चैनल की 3 बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई हैं। जो हमारी नंबर 1 ई बुक है वो करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें आपको करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इस ई बुक के अंदर 5000 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं, सारे सब्जेक्ट के ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और जो हमारी तीसरी ई बुक है ये साइंस की रामबाण ई बुक है। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लेना। और दोस्तों यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो एक अभी ऑफर चल रहा है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। 150 रुपये में ये तीनों ई बुक आपको मिल जाएंगी। पेमेंट कहाँ पर करना है? आपको नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है। इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड पर आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको कहाँ भेजना है? तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिलता है 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पर। ठीक है। तो थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके जाना। आप लोग चाहते हैं आपके भाई बहन दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके तो इस वीडियो को आपके टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि इस वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके, आप ऐसे ही बेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो हमें हौसला मिलता है और ताकत मिलती है और ऐसे ही दमदार लाजवाब कंटेंट आप लोगों के लिए मैं बनाता रहता हूं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका बहादुर सर।